देवर है, मजाक ही तो कर रहा था। अरे सब तैयार हुए कि नहीं? लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी बेटी से कहो कि वहां समय से पहुंच जाए और अंकिता बहू से कहो अनुज को लेकर जल्दी से आए। बनवारी लाल जी सबको जल्दी चलने की आवाज दे रहे थे। मंजू जी अंकिता बहू को अनुज के साथ ले जाने को बोल रही थी। अंकिता देवर अनुज को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन अनुज की बातें सुनकर वो बाहर ही रुक गई। अनुज फोन पर बड़ी दीदी नीतू से बात कर रहा था। दीदी प्लीज आपने अच्छे से लड़की देख ली है ना? कहीं वो भी भाभी की तरह मोटी हुई तो मैं अभी कह रहा हूँ, मैं ये सगाई नहीं करूंगा। मैं भैया नहीं हूँ जो पापा की पसंद को खुशी खुशी अपना लूं। मैं पतली और छरहरी काया वाली लड़की से ही शादी करूंगा। भाभी को देखा है, रूबी होने के बाद और ज्यादा फूल गई है। पता नहीं कैसे भैया उनको झेलते हैं। बोलते बोलते अनुज हंसने लगा। शायद दूसरी तरफ दीदी भी हंस रही थी, जो कि अंकिता से असहनीय हो गया और वो कमरे के अंदर चली गई। अनुज भैया, दीदी के साथ अगर भाभी के मोटापे पर चर्चा पूरी हो गई हो तो नीचे आ जाइएगा। पापा मम्मी आपका इंतजार कर रहे हैं। अंकिता का यूं बोलना अनुज की बोलती बंद कर गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। जब से अंकिता घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, उसे थोड़ी मोटी है, अपने पति से बड़ी दिखती है। अरे पूरे घर में झाड़ू पोछा बोलो इसे करने को, घी तेल वाला खाना कम खाने को बोलो, सुबह सुबह जल्दी उठकर टहलने को बोलो। जैसी हिदायतें उसे मिलती ही रही। और बेटी रूबी के होने के बाद उसका वजन और बढ़ गया था, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उसे हाइपोथायराइड हो गया था। देवर और ननद कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे अंकिता को शर्मसार करने में। सास और पति उसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अनुज और नीतू को भी वो कुछ नहीं कहते थे। और यही बात अंकिता को बहुत खलती थी। हद तो तब हो गई जब घर में फंक्शन में भी दोनों अंकिता को शर्मसार करते और सभी मुंह दबाकर हंसते। अंकिता आशा भरी नजरों से मंजू की तरफ देखती थी कि शायद वो उन्हें रोकेंगी, लेकिन मंजू जी अनुज और नीतू की बदतमीजी को देवर ननद और भाभी के बीच की हंसी ठिठोली का नाम देकर बात को यहीं खत्म करने का आदेश अंकिता को दे ही देती थी। अनुज की शादी नीतू दीदी के ससुराल की रिश्तेदारी में हुई और आज उसकी सगाई थी। अनुज की बातें सुनने के बाद अंकिता का मन किया कि वो सगाई में ना जाए, लेकिन अपने ससुर जी का ख्याल आते ही वो जाने के लिए बाहर आ गई। उस घर में एक उन्हीं का ही सहारा था। ससुर जी ने उसे उसकी क्वालिफिकेशन देखकर ही पसंद किया था। हाँ, वह मोटी जरूर थी, लेकिन उसे हेल्दी होना कहते हैं। और ये बातें इनको कौन समझाता। अनुज की शादी में अंकिता ने सभी कामों को बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से निभाया। सभी रिश्तेदार अंकिता की फुर्ती और उसके मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अभी भी नीतू दीदी और अनुज उसके मोटापे को लेकर उसे शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। घर का माहौल खराब ना हो, इसीलिए अंकिता दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा कर रह जाती थी, क्योंकि जानती थी कि अगर उसने गुस्सा किया तो सभी उसी को ही दोष देंगे। देवरानी दीपा के आने के बाद अनुज अंकिता का अब और भी खुलकर मजाक बनाने लगा। अब वो अक्सर अंकिता की तुलना दीपा से करके कुछ भी बोल देता था और दीपा भी अनुज के साथ हंसती। एक दिन दीपा सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई। उसके पैर में मोच आ गई थी। अनुज उसे गोद में उठाकर नीचे ले आया और फिर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि पैर में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन लिगामेंट और मसल्स बहुत ज्यादा रैप्चर हो गए थे, इसीलिए 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना था। अनुज दीपा को गोद में लेकर कमरे में चला गया और अंकिता उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। अंकिता को देखकर अनुज को फिर से मस्खरी सूझी और वो बोलने लगा,
अच्छा हुआ जो भाभी सीढ़ियों पर नहीं गिरी, वरना सोचो भैया भाभी को गोद में कैसे उठाते। भाभी को उठाने के चक्कर में भैया कहीं खुद ही ना उठ जाते। ये बोलकर अनुज हंसने लगा। अंकिता के लिए अब ये सब सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अनुज को आज करारा जवाब दे ही दिया। सही कहा अनुज कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, लेकिन गिरती भी कैसे और क्यों गिरती। 5 साल में मैं न जाने कितनी बार अपने इस भारी मोटे शरीर को लेकर ऊपर नीचे चढ़ती उतरती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं गिरी। हाँ, मैं मोटी हूँ क्योंकि मेरे पापा और मेरे पति ने मेरे खान पान में कोई कमी नहीं रखी। हाँ, मैं रूबी के होने के बाद बहुत फूल गई हूँ, लेकिन फिर भी घर और बाहर का काम बहुत ही फुर्ती से करती हूँ। इन 5 सालों में तुमने कभी सुना कि मैं बीमार हूँ? रूबी के होने के बाद 5 दिन मुझे आराम करने दिया गया और मैं फिर से उसी फुर्ती से सभी काम करने लग गई। तुम्हारी शादी को अभी महीने कितने हुए हैं? यही कोई 4 या 5 महीने। तुम्हारी पत्नी तो बहुत पतली और छरहरी काया की है ना, फिर भी आए दिन वो बीमार हो जाती है। मम्मी जी की सहायता के बिना तुम्हारी पत्नी खाना नहीं बना पाती। खाना खाने से ज्यादा तो तुम्हारी पत्नी दवाई और टॉनिक पीती है। बहुत हुआ बड़ी बहू, अब बस करो। देवर है, मजाक ही तो कर रहा था। मंजू जी एक बार फिर अनुज की गलती पर अंकिता को ही चुप कराने लग गई। मजाक? माँ जी, मजाक एक बार होता है, लेकिन अनुज पिछले 5 सालों से यही मजाक करते आ रहे हैं और आप अनुज को समझाने की बजाय मुझे ही चुप रहने को कह रही हैं। इनसे कहती हूँ तो ये भी यही कहते हैं कि घर की शांति के लिए तुम प्लीज इन सब बातों को इग्नोर करो। कहते हैं ना कि जब तक खुद के लिए स्टैंड ना लो, सभी आपको ग्रांटेड लेते हैं। और माँ जी, वही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अब नहीं। अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, मैं मोटी हूँ, लेकिन तुम्हारी पतली बीमार पत्नी से बेहतर हूँ। और हाँ देवर जी, अब आप शादीशुदा हैं, तो अपना ध्यान भाभी के शरीर को निहारने से ज्यादा अपनी बीमार पत्नी का शरीर बनाने में लगाएं, क्योंकि अभी तो आपकी बीमार कमजोर पत्नी को माँ भी तो बनना है। अंकिता की ये बातें सुनकर आज शर्मसार होने की बारी अनुज की थी। अनुज ने कभी सोचा भी नहीं था कि अंकिता उसे इस तरह दीपा के सामने शर्मसार भी कर सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी भी किसी की खामोशी और चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अगर मंजू जी ने पहली बार ही अनुज को ऐसे भद्दे मजाक करने से रोक दिया होता, तो आज अनुज को अपनी पत्नी के सामने शर्मसार नहीं होना पड़ता। 5 साल लगा दिए अंकिता ने भी। अगर उसने भी अनुज को पहले मजाक में समझा दिया होता, तो उसे भी शर्मसार नहीं होना पड़ता। देवर, ननद और भाभी का रिश्ता मजाक का जरूर होता है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है और शर्मसार करके रिश्ते नहीं निभाए जाते। मोटापा अभिशाप नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।